में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 62, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। शॉर्ट में हम इसे फेमा एक्ट भी कहते हैं। और बेसिकली ये एक्ट जो है वो कवर करता है हमारे जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में। Foreign Exchange Management Act 1999, the provisions of FEMA extend to all over India and also applies to all branches, offices and agencies outside India owned or controlled by a person resident in India, and also to any contravention committed outside India by any such person to whom this act applies। तो साथियों, फेमा जो है सारे इंडिया में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग JNK। और केवल इंडिया में ही नहीं, ये उन सभी ब्रांचेस में, ऑफिसेज में, एजेंसीज़ में अप्लाई होता है जो इंडिया के बाहर जो है काम कर रही हैं, लेकिन कोई ऐसे पर्सन के द्वारा ओन की गई हैं या कंट्रोल की गई हैं जो इंडिया का है, जो रेजिडेंट इंडियन है। और उसकी अगर कोई बाहर ऑफिस है, विदेश में ऑफिस है या ब्रांचेस हैं, तो उनको भी, उनके ऊपर भी फेमा अप्लाई होता है। और कोई किसी तरह का कंट्रावेंशन जो भी है अगर कमिट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा जो कि इंडियन है, तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। इसका ऑब्जेक्ट साथियों, फेमा से पहले एक दूसरा एक्ट होता था फेरा, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते थे। उसको हटा के ये 1999 में फेमा एक्ट लाया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो बेसिकली जो ट्रेड हैं, पेमेंट्स हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसको डेवलप करने के लिए ही फेमा को लाया गया था। इसमें जो प्रोविज़न्स थे फेरा के, उनको काफ़ी हद तक उनको हल्का किया गया था, उनको यानी कि इजी किया गया था। अब कुछ टर्म्स हैं जो फेमा के एक्ट के अंदर आते हैं, उनको समझते हैं हम। ऑथराइज्ड पर्सन की बात की जाती है फेमा में, तो ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब है एनी बैंक और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग ऑथराइज्ड मनी चेंजर और डीलर ऑथराइज्ड अंडर द फेमा टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़। तो जो भी पर्सन, बैंक या फिर कोई और एजेंसी जो मनी चेंजर्स वगैरह हैं, ये सभी जिनको कि ऑथराइज़ किया गया है फेमा के अंदर, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सके। सभी बैंक और सारे ही एजेंसीज़ जो हैं वो ऑथराइज नहीं होती हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज में डील करें। केवल स्पेसिफिक बैंक और एजेंसीज़ को ऑथराइज़ किया जाता है अंडर फेमा एक्ट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो कि किसी पर्सन की एसेट और लायबिलिटीज़ जो हैं आउटसाइड इंडिया, उनमें चेंजेस ला दें। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको फेमा में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहा गया है। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन अ ट्रांजैक्शन बाई विच देयर मे बी अ चेंज इन एसेट और लायबिलिटीज़ आउटसाइड इंडिया ऑफ persons resident in India और assets और liabilities in India of person resident outside India। यानी कि दोनों ही तरह के लोगों की बात की गई है, जो इंडिया में है और उनके अगर एसेट लाइबिलिटी फॉरेन में है, किसी बाहर के देश में है, अगर वहाँ पे कोई उसमें चेंज होता है, वो भी फेमा में कवर होगा, वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई फॉरेनर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिससे उसके एसेट लायबिलिटी जो इंडिया में है, अगर वो चेंज होते हैं, तब भी उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाएगा। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस फेमा के अंदर वो हो गई जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, उनको हम, उन सभी उस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहेंगे। करेंसी को डिफाइन किया गया है फेमा में। करेंसी में केवल करेंसी नोट्स ही इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उसके अलावा पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट और भी कोई इस तरह के सिमिलर जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी नोटिफाई किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, उन सभी को हम करेंसी में ही, करेंसी के अंडर ही काउंट करेंगे। फॉरेन करेंसी का मतलब होगा कि कोई भी करेंसी जो इंडियन करेंसी नहीं है। इंडियन करेंसी के अलावा जो भी करेंसीज होंगी उन सभी को हम फॉरेन करेंसी कहेंगे। अंडर फेमा रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसा रहेगा? एज पर सेक्शन 2(v)(2) subsection 5 or FEMA 1999, any individual shall be considered as resident under FEMA if he resides in India for more than 182 days during the course of preceding
फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर बीत गया है, अगर उसमें 182 दिन कोई पर्सन इंडिया में रिजाइड करता है, रहता है, तो उसको हम रेजिडेंट इंडियन मानेंगे एज पर फेमा एक्ट 1999। Any office, branch, or agency in India which is owned or controlled by a person resident outside India, example various foreign company set up or a project office in India for a specific purpose and limited period, such project shall be considered as person resident in India। तो कोई भी ऑफिसेज़ जो हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनके ऑफिसेज़ अगर इंडिया में बने हुए हैं, लेकिन उनकी ओनरशिप जो है वो फॉरेन रेजिडेंट के हाथ में है, तो उनके जो ऑफिसेज़ हैं तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की तरह। एन ऑफिस, branch or agency outside India owned or controlled by a person resident in India. Therefore, if an Indian company opens any office outside India, then such branch shall be considered as person resident in India। तो कोई दोनों बातें हैं, अगर कोई आउटसाइड कोई फॉरेन कंपनी है जिसका ऑफिस इंडिया में है, या फिर कोई इंडियन है, इंडियन कंपनी है जिसका ऑफिस फॉरेन में है, उन दोनों को ही हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंसिडर करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज इज़ मच वाइडर देन वन द टर्म फॉरेन करेंसी, इट ऑल्सो इंक्लूड। फॉरेन एक्सचेंज जो है केवल फॉरेन करेंसी नहीं है, फॉरेन करेंसी से ज़्यादा कई चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं अमाउंट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, जो भी देनदारियां हैं जो फॉरेन करेंसी में पे की जाएंगी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी। तो कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक या लेटर ऑफ एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉन किया गया है इंडियन करेंसी में, लेकिन जिसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में होना है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंडर आएगा। कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉन बाई बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, दोनों ही चीज़ें हैं। इंडिया में ड्रॉन किया गया है लेकिन पेएबल इन फॉरेन करेंसी हो, या फिर आउटसाइड इंडिया ड्रॉन किया गया है बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, दोनों ही केस में ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आएगा। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है? डील्स ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन अदर देन एन ऑथराइज्ड पर्सन, मेक्स एनी पेमेंट टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी जो है पर्सन है जो पेमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सभी जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंडर आएंगे। रिसीव एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया इन रिलेशन टू राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। तो ये सभी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन के अंडर आएंगे। तो आरबीआई की क्या क्या पावर्स हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑथराइज पर्सन? आरबीआई के पास है कि वो अपॉइंट कर सकता है ऑथराइज पर्सन जो कि डील करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में। ऑल्सो आरबीआई हैज़ पावर टू इंस्पेक्ट द ऑथराइज पर्सन सो अपॉइंटेड टू इंश्योर दैट द सेड पर्सन कंप्लाइज विद ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई हैज़ द पावर, आरबीआई के पास पावर है कि वो इंस्पेक्ट करे ऑथराइज पर्सन को जो कि उन्होंने अपॉइंट किए हैं, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि वो पर्सन जो है वो कंप्लाई कर रहा है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अब फेमा के अंदर कंट्रावेंशन, पेनल्टीज़, एजुकेशन एंड अपील्स क्या क्या होती हैं वो देखते हैं हम। एन एजुकेशन अथॉरिटी कैन इंक्वायर कंट्रावेंशन अंडर फेमा ओनली इफ़ कंप्लेंट इज़ फाइल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो इंक्वायरी तभी करेगी जबकि कंप्लेंट जो है फाइल की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है उनके पास हैज़ टू endeavour to dispose of the complaint within 1 year from the date of receipt of the complaint। उनको 1 साल के अंदर ये कंप्लेंट जो है वो डिस्पोज करनी है। पेनल्टीज़ लगभग 3 गुना तक लगाई जा सकती हैं जितना सम उसमें इन्वॉल्व हो उस ट्रांजैक्शन में जिसमें कंट्रावेंशन हुआ है। वेयर सच अमाउंट इज़ क्वान्टिफाइबल, जहाँ पे उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है तो वहाँ पे उस अमाउंट के 3 गुना तक, और जहाँ पे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है वहाँ पे अप टू 2 लाख का पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। Where the amount is not quantifiable and where such contravention is continuing one, the further penalty of 5,000 per day। तो जहाँ पे अमाउंट जो है क्वांटिफाइबल नहीं है और जो कंट्रावेंशन है वो लगातार जारी है, वहाँ पे पेनल्टी जो है 5,000 पर डे के हिसाब से लगाई जा सकती है।
डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है, डीओई जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। डीओई एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ इन्फोर्समेंट नॉट बिलो रैंक ऑफ एन असिस्टेंट डायरेक्टर कैन इन्वेस्टिगेट कंट्रावेंशन। तो जो फॉरेन एक्सचेंज के केस में जो भी कंट्रावेंशंस हुए हैं कोई, उसमें इंक्वायरी करने के लिए डीओई के जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक का ऑफिसर होना चाहिए या उससे अबव। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी क्लास के ऑफिसर को, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई के ऑफिसर को ऑथराइज कर सकती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके अगर कोई कंट्रावेंशन जो है पाई गई है फेमा के अंडर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथराइज कर सकती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर टू एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट और गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं उनको ऑथराइज कर सकती है ताकि वो ड्यूटीज़ जो हैं डिस्चार्ज कर सकें, पावर और ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर सकें किसकी, जो भी ऑफिसर हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट में। तो ये था साथियों इस वीडियो में, फेमा में इतना ही था। आई होप